गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस लॉ का यूनिट 3 दैट इज एंडोर्समेंट। ठीक है, यूनिट 3 का एंडोर्समेंट है, वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोर्समेंट? क्या होता है एंडोर्समेंट का मीनिंग? एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड अगर मैं एंडोर्समेंट इस वर्ड को लूँ तो एंडोर्समेंट मीन्स होता है राइटिंग ऑन द बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो भी पेपर है उसके बैक में क्या करना, कुछ लिखना। कुछ भी लिखना, कुछ लिखना मीन्स किसी का नाम लिखना, किसी की सिग्नेचर लिखना। ठीक है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, चेक हो गया, ठीक है, प्रोमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, वो जो पेपर होता है उसके बैक साइड में लिखना, दैट इज द एंडोर्समेंट। बट जब हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब हम एंडोर्समेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है राइटिंग ऑफ अ पर्सन्स नेम। क्या लिखना? उस पर्सन का नाम लिखना ऑन द बैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ऑन क्या करना, उसमें कोई पेपर अटैच करना जो उसके पर्पस को, मतलब उस निगोशिए कि ये जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किसी को ट्रांसफर हो रहा है। उसका पर्पस क्या होना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम उसमें अटैच करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है? एक सिंपल वर्ड में एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि उस पेपर के बैक साइड में कुछ लिखना। बट जब हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो उसके बैक साइड में नेम लिखना, राइटिंग ऑफ अ पर्सन्स नेम ऑन अ बैक ऑफ द पेपर, ऑन बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और ऑन द पेपर अटैच टू इट फॉर द पर्पज ऑफ निगोशिएशन। उसके साथ में एक पेपर अटैच कर लेना, एक तो नाम लिख लेना या फिर उसके साथ में एक पेपर अटैच करना जो क्या बोले कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये इस पर्सन को क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आया? दैट इज एन एंडोर्समेंट। वो क्या होता है? एंडोर्समेंट होता है। और ये सेक्शन 15 में दिया हुआ है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1887 1881 के अंदर। किसके अंदर? 59 सेक्शन 15 के अंदर, 15 में दिया हुआ है। किसके अंदर? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। अब काइंड दिया, ओके। तो एक और एक चीज है इसमें कि जो पर्सन, ठीक है, जो उसमें साइन करता है ना, यहाँ पे जो भी साइन, जिसका भी नाम लिख रहे हैं इसमें, जिसका भी नाम लिख रहे हैं, जिसकी भी सिग्नेचर है, जिसकी सिग्नेचर रहेंगी, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट में जो जिसकी सिग्नेचर रहेगी वो हो जाएगा एंडोसर। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? एंडोसर हो जाएगा। एंड द पर्सन टू हुम द इंस्ट्रूमेंट इज एंडोस, जिसे ये क्या कर रहे हैं और जिसे ये क्या कर रहे हैं। सपोज ए ने इसमें सिग्नेचर दिया, ए ने साइन किया, तो ये कौन हो गया? एंडोसर। ठीक है, ये कौन हो गया? मुझे ना मेरा कर्सर ही नहीं दिखाई देता। हाँ, ये कौन हो गया? एंडोसर हो गया। ओके, क्या हो गया? ये एंडोसर। और जिसको ये जो पेपर है, जिसे साइन किया, वो एंडोसर हो गया। और ये पेपर जिसको वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो क्या हो गया? एंडोसी हो गया। कौन हो गया? एंडोसी। ठीक है, ठीक है। डबल ई, जिसमें लास्ट में डबल ई आता है, जिसको पेपर ट्रांसफर हो रहा है, और जिसमें लास्ट में ओ आर आएगा, वो क्या हो जाएगा? एंडोसर हो जाएगा। ठीक है, जिस जो उसमें पेपर में क्या कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। इतना क्लियर है? ओके, देन आ जाते हैं हम लोग कि अब ये जो है, ये जो एंडोर्समेंट का जो है, वो कौन एलिजिबल होता है, उसको हु आर द एलिजिबल टू एंडोर्स ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करने के लिए कौन एलिजिबल होता है? तो एक तो जिसके पास में वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी जो भी होल्डर है उसका, एक तो वो। दूसरा, जिसने वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या किया है, बनाया है, दैट इज अ मेकर। ठीक है, जिसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाया वो भी क्या होता है, कैपेबल होता है। ड्रॉर, ठीक है, या फिर पेई, या फिर एंडोसी, ये कोई भी क्या होते हैं, एलिजिबल होता है इसके किसके लिए? एंडोर्समेंट के लिए। देन आ जाते हैं काइंड्स ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट जो होता है, एक तो क्या होता है, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। ब्लैंक में मतलब जनरल या फिर ब्लैंक एंडोर्समेंट जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, when the person having a right to endorse merely, इसमें क्या होता है, when the endorser just sign his name then endorsement is
कॉल्ड इन ब्लैंक, ठीक है। जब वो सिर्फ अपना सिग्नेचर देता है बाकी और कुछ नहीं लिखता तो वो क्या हो जाता है, एक ब्लैंक एंडोर्समेंट हो जाता है, ठीक है। एंडोर्समेंट डज नॉट शो द नेम ऑफ एंडोसी, इसमें एंडोसी का नाम भी नहीं दिखता। एंडोसी मतलब जिसके पास में वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एंडोसी मैंने कहा था जिसके पास में वो जो डॉक्यूमेंट, वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जिसके पास वो जा रहा है। ओके, विद द इफेक्ट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इन एंडोर्समेंट इज अ ब्लैंक बिकम पेएबल टू द बेयर, मतलब अगर वो ब्लैंक है दैट मीन्स क्या है, वो बेयरर है, राइट। तो इस तरीके से, जैसे अगर मैं बोलूं, ठीक है, एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, इफ अ चेक इज पेएबल टू जेड, चेक किसको पे किया है, जेड को, और ऑर्डर, ठीक है, पे और ऑर्डर, एंड जेड नियरली साइन ऑन इट्स ब्लैंक, ठीक है, उसने क्या किया, जस्ट अपना क्या कर दिया, एक सिग्नेचर दे दिया, तो वो क्या हो जाएगा, सच एंडोर्समेंट कॉल्ड अ ब्लैंक। उसने सिर्फ साइन किया है, कोई नाम नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, जस्ट साइन किया, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक एंडोर्समेंट। क्लियर है। देन आ जाता है स्पेशल, और ये जो फुल है ना, एंडोर्समेंट इन फुल, ठीक है, इसे हम स्पेशल एंडोर्समेंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इफ द एंडोर्सर साइन एंड आल्सो मेंशन देयर नेम, इसमें साइन भी किया उसने और क्या किया, अपना नाम भी उसने क्या किया, मेंशन किया है, जो भी है ए, ठीक है, तो सब नाम भी मेंशन किया है, तो वो क्या हो जाएगा, फुल एंडोर्समेंट इन फुल या फिर स्पेशल, जिसमें नाम है। इफ चेक इज पेबल टू जेड और ऑर्डर्ड, ठीक है, जेड एडेड टू वर्ड पे टू एक्स और पे टू एक्स और ऑर्डर, सच एंडोर्समेंट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट फुल। उसमें क्या दिख रहा है, स्पेशल, उसमें नाम दिख रहा है ए का, तो क्या हो जाएगा, ये एंडोर्समेंट इन फुल हो जाएगा। देन आ जाता है कंडीशनल एंडोर्समेंट। कंडीशनल एंडोर्समेंट में क्या होता है, इसमें कंडीशन अप्लाई होती है, जैसे जैसे अनसर्टन थिंग्स हैं, अनसर्टन इवेंट्स, ऐसा कुछ, तो भी हैपनिंग ऑफ अनसर्टन इवेंट, तो इसमें क्या कर दिया, अगर ये चीज होती है तो क्या करेंगे, ये लेटर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये एंडोर्स होगा, तो इसमें क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई होगी, जिसमें कंडीशन अप्लाई हो जाती है ना, तो वो हो जाता है कंडीशनल एंडोर्समेंट। देन आ जाता है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, मतलब उसने रिस्ट्रिक्ट कर लिया एक स्पेसिफिक पर्सन को, ठीक है। इन जनरल एन एंडोर्समेंट इज फुल्ली कॉम्पिटेंट टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट द सेक्शन 50 परमिटेड रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट विच कैन इजीली टेक अवे फॉर नेगोशिएशन। अच्छा, ये तो ऐसे ही है। हाँ, एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है, व्हेन द एंडोर्समेंट बिफोर साइनिंग एंडोर्समेंट इंस्ट्रूमेंट अमॉन्ग द स्टेटेड स्पेसिफिक पर्सन एज देयर इज द ऑर्डर टू एनी अदर पर्सन to convert the general endorsement into special one, the word order should be written above the signature. अच्छा, ये तो restrictive में क्या होता है, while endorsing the negotiable instrument, the endorser writing the instruct that the amount therein should be paid to specific person only. क्या किया उसने, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ये अमाउंट, ठीक है, ये ए ने रिस्ट्रिक्शन लगाया कि ये अमाउंट जो है सिर्फ बी को ही मिलना चाहिए, बी किसी और को अगर ये एंडोर्स कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो सी को उसके अमाउंट नहीं मिलेगी। क्लियर है। तो उसने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया उस चीज को, उस एंडोर्समेंट को, ठीक है। देन आ जाता है एंडोर्समेंट सेंस रिकॉर्ड्स, ठीक है। एंडोर्समेंट सैंक रिकोर्स मतलब क्या होता है, विदाउट रेफरेंस, इसमें कोई रेफरेंस अवेलेबल नहीं होता। व्हेन एन एंडोर्सर इंक्लूड्स हिज ओन लायबिलिटी इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय एक्सप्रेस वर्ड इन द एंडोर्समेंट, द एंडोर्सर कैन इंसर्ट द स्टिपुलेशन इन हिज एंडोर्समेंट नेगोशिएबल। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। सेंस ऑफ रिसोर्स का मतलब सिंपल होता है, विदाउट रेफरेंस, उसने किसी का रेफरेंस नहीं दिया, जैसे कि पे जेड और ऑर्डर विदाउट रिसर्च टू मी, ठीक है। अगर उसने नहीं किया, या फिर इसमें से क्या, इसमें से लिखा होता है विदाउट रिकोर्स टू मी लिखा रहेगा, या सेंस ऑफ रिकोर्स लिखा रहेगा, या फिर एट योर ओन रिस्क, ठीक है, उसमें ये वर्ड्स लिखे रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, सेंस ऑफ रिकोर्स क्या होता है, विदाउट रेफरेंस, ठीक है, कि अगर आप इसकी अमाउंट निकालते हो तो ये आपके खुद के ओन रिस्क पे रहेगा, इस पे कोई इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो विदाउट रेफरेंस में क्या हो जाता है कि वो खुद को उसकी लाइबिलिटी से क्या कर रहा है, मतलब वो रिफ्यूज कर दे रहा है ना, कि अगर इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ भी एंडोर्समेंट होता है तो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, दैट इज अ सेंस रिकोर्स। क्लियर है, इतना ही याद रखो, ज्यादा पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है।
देन आ जाता है पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल एंडोर्समेंट मतलब पता है, पार्टली ये क्या होगा, उसमें फुल एंडोर्समेंट होगा और पार्शियली क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एज अ स्टेटेड इन सच इंस्ट्रूमेंट इन फुल एंड एंडोर्स इट फॉर इट पार्शियल ट्रांसफर। ठीक है, पार्शियल मतलब हाफ ही होगा। ठीक है, ये किसमें दिया है, सेक्शन 56 में दिया है, और जो एक्सप्लेन करता है कैनॉट एंडोर्स पार्ट ऑफ अमाउंट, यानी इतनी अगर 5000 की अमाउंट है तो वो बोलता है कि पार्टिशियल एंडोर्समेंट होना चाहिए। दैट मीन्स इसका, ठीक है, 2500 ही एंडोर्स होगा और 2500 एंडोर्स नहीं होगा, ऐसे करके। ठीक है, देन आ जाते हैं डिसऑनर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, डिसऑनर होना मतलब नॉट ऑनरिंग द ऑब्लिगेशन। ठीक है, डिसऑनर हो गया मतलब क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया, वो क्या बोलते, जो इंस्ट्रूमेंट था वो डिसऑनर हो गया, मतलब क्या हो जाता है, बाउंस हो जाना। जैसे अपन सिंपल वर्ड में चेक केस में बोलते, चेक बाउंस हो गया, या फिर उसने वो पे नहीं किया क्योंकि उसके अकाउंट में उतना बैलेंस था तो बाउंस हो गया, वो उसने दिया नहीं तो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो क्या वो ऑनर भी उस ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाया, इसलिए वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है, तो डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, एक तो उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया या उसने पेमेंट नहीं दी, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर आइदर बाय द नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट, बट चेक एंड प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। मैं क्या कहा कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, अगर उसने पेमेंट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया तो भी डिसऑनर होगा, पेमेंट नहीं किया तो भी डिसऑनर होगा। समझ में आया? बट जब हम जब चेक और प्रोमिसरी नोट की बात करते हैं तो कैन बी डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। ठीक है, पेमेंट नहीं किया तभी वो डिसऑनर होगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस कम, सवाल इसमें कम होता है प्रोमिसरी नोट में मैंने कहा था कि एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, चेक में भी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में कंपलसरी एक्सेप्टेंस। क्लियर है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज किससे होगा, नॉन पेमेंट एंड नॉन एक्सेप्टेंस बोथ इससे, बट चेक एंड प्रोमिसरी नोट डिसऑनर नहीं होगा, किससे, एक्सेप्टेंस से, नॉन पेमेंट की वजह से वो डिसऑनर होगा। क्लियर है? देन सेक्शन 91 में बताया है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, सेक्शन कौन सा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 91 जो है उसमें बोला डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। तो इसमें क्या हो जाता है कि फॉलोइंग केसेस दिए हुए, ठीक है, व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर, बिल ऑफ एक्सचेंज कब डिसऑनर होता है, पहली चीज व्हेन द एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल इज नॉट डन विद इन 40 डे आवर्स, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटिंग और फॉर एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉइंग। तो अगर ड्रॉइंग से क्या बोला है, वो बिल दिया है और उसने 48 आवर के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं किया, 48 आवर के अंदर उसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। क्लियर है? व्हेन द ड्रॉई इज अ फिक्टिशियस पर्सन एंड कैन नॉट बी ट्रेस्ड। ठीक है, कोई फिक्टिशियस पर्सन है, फिक्टिशियस मतलब जो फिक्टिशियस को क्या बोलते हैं हिंदी में, यानी ऐसे इमेजिनरी जिसे बोल सकते हैं, एक इमेजिनरी पर्सन है और वो हमको ट्रेस नहीं हो रहा है तो भी क्या हो जाएगा, वो डिसऑनर हो जाएगा। ये सेक्शन 61 में दिया हुआ है। व्हेन द ड्रॉई इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एग्जैक्टली, अगर वो इनकॉम्पिटेंट है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर सकता तो भी क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट विथ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाई आना चाहिए, डिसक्वालीफाइड एक्सेप्टेंस, तो भी ये डिसऑनर हो जाएगा। अगर इनसॉलिफेंट, ये जो है ना क्वालिफाइड नहीं आएगा, व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्ट विद डिसक्वालीफाइड एक्सेप्टेंस, डिसक्वालीफाइड आएगा यहाँ पे, डिसक्वालीफाइड पर्सन से करेगा तो भी क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द ड्रॉई इज इंसॉल्वेंट और डेड, तो भी क्या हो जाएगा, डिसऑनर। अगर कोई इंसॉल्वेंट है, ठीक है, वो उस चीज को फुलफिल नहीं, उसका पैसा ही नहीं है इतना कि वो उसको एक्सेप्ट करें, तो या फिर वो इंसान जिंदा ही नहीं है, किसी मरे हुए इंसान के नाम पे कर रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, वो डिसऑनर हो जाएगा। When the presentment for the acceptance is excused and the bill is not accepted, remain unexpected, unaccepted, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस टाइम पे डिसऑनर हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया, एक्सक्यूज एंड बिल इज नॉट एक्सेप्टेड, व्हेन द प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज एक्सक्यूज। ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक्सक्यूज कर दिया उस एक्सेप्टेंस को, तो भी क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। देन आ जाता है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। ये सेक्शन 92 में दिया है कि अगर पेमेंट
नॉन पेमेंट की वजह से डिसऑनर कैसे होता है, व्हेन अ बिल इज एक्सेप्टेड एंड देन इट हैज टू बी प्रेजेंटेड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी के टाइम पे दे रहे हो एकदम, तो भी क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, क्योंकि पहले मैच्योरिटी डेट के पहले आपको जाके जमा करना है। व्हेन द एक्सेप्टर फेल टू पे व्हेन इट इज ड्यू, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, फेल टू पे, यानी वो क्या किया, पे नहीं कर पाया जिसने एक्सेप्ट किया था, तो भी क्या हो जाएगा, जब वो पे ही नहीं कर पाया तो डिसऑनर हो जाएगा ना। व्हेन द होल्डर ऑफ ए बिल और द प्रो नोट मे ट्रीटेड it as a dishonor without placing for the payment when the presentment for payment is excuse expressed by the maker of pro note, acceptor of a bill and the notice will be the overdue receive unpaid, अगर वो unpaid है तो भी क्या हो जाएगा, वो dishonor हो जाएगा। When the banker refused to pay, बैंकर जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो उस चेक को पे नहीं करेंगे, ठीक है, जो भी रीजन हो उसकी वजह से, तो भी क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। ये सारे जो है, ये सारे क्या थे, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट के थे। ओके, देन आ जाता है हमारा सेक्शन 93, बोलता है कि इफेक्ट ऑफ डिसऑनर, डिसऑनर का इफेक्ट क्या होता है। When the negotiable instrument is dishonor either by the non acceptance, ठीक है, negotiable instrument एक तो non acceptance की वजह से dishonor हो रहा है या non payment की वजह से हो रहा है, तो क्या होगा, the holder has all right to sue the party liable to pay, तो क्या कर सकता है, जिसके पास वो negotiable instrument जिसने होल्ड करके रखा है ना, वो जो होल्डर रहेगा, ठीक है, जैसे ए ने ए को पे करना है बी को, ठीक है, ए पे करेगा बी को, तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसके पास है, बी के पास में है, तो बी जो है उसके पास राइट है कि अगर डिसऑनर होता है तो वो लाइबल, मतलब वो क्या करता है, सू कर सकता है किसको, एक केस कर सकता है किसके ऊपर, ए के ऊपर, ठीक है। इट इज कंपल्सरी फॉर द होल्डर टू गिव द नोटिस ऑफ डिसऑनर टू एवरी पार्टी अगेंस्ट whom टू इंटेंड टू प्रोसीड, ये कंपलसरी हो जाता है। डिसऑनर होने के बाद में क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये इफेक्ट होता है कि कंपलसरी होता है फॉर द होल्डर टू गिव, ठीक है, अगर ये डिसऑनर हो गया, अब बी के पास में था, होल्डर कौन है, बी है, ठीक है, अब बी गया बैंक में और वो क्या अगर डिसऑनर हो गया, तो ये किसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि बी की वो जाके ए को बताएं या फिर उन सबको बताए कि ये चेक कैसा हो डिसऑनर हो गया, तो ये कंपलसरी होता है होल्डर टू गिव द नोटिस ऑफ डिसऑनर टू एवरी पार्टी अगेंस्ट whom द ही इंडेड टू बी प्रोसीड, वो जिसके अगेंस्ट में सू करना चाहते हैं, केस करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले वो नोटिस भेजे कि तुमने जो मुझे चेक दिया था, तुमने जो मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था, वो डिसऑनर हो चुका है, ठीक है, डायरेक्ट वो स्यू नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता, उसके बाद भी अगर कोई सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखाता है तो फिर वो क्या करेगा, स्यू करेगा उसके ऊपर, तो सबसे पहले उसको नोटिस देना पड़ेगा कि आपने जो मुझे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था वो डिसऑनर हो चुका है, क्लियर है। देन आ जाता है होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हैज गिव द नोटिस, एग्जैक्टली यही मैं बोल रही थी, ठीक है, नोटिस इज गिवन टू ऑल द पार्टीज, इट मे बी गिवन टू द एंडोर्समेंट और अर्जेंट, ठीक है, अर्जेंट क्या लिखा है इसमें, अर्जेंट की स्पेलिंग यू अर्जेंट, ठीक है, एजेंट होगा ये, एजेंट, इट्स नॉट अ अर्जेंट, एंडोसर और एजेंट, इट्स एन एजेंट, ठीक है, ये एजेंट है। नोटिस इज गिवन टू ऑल पार्टी, एग्जैक्टली सभी पार्टी को जो भी उसमें इन्वॉल्व है ना उस ट्रांजैक्शन में, उन सभी पार्टीज को क्या करना है, जैसे ए है, ठीक है, फिर बैंक इन्वॉल्व है, फिर कोई सी पर्सन भी इन्वॉल्व हो, तो बी क्या करेगा, ए को भी नोटिस भेजेगा, बी को भी नोटिस भेजेगा और सी को भी नोटिस भेजेगा, किस बारे में, कि तुमने जो मुझे दिया था वो क्या हो जाए, डिसऑनर हो चुका है, या फिर ए ने जो मुझे चेक दिया था वो डिसऑनर हो चुका है, ठीक है। नोटिस में भी ओरल और रिटर्न, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न इज नॉट नेसेसरी कि रिटर्न ही होना चाहिए, वो फोन करके भी बता सकता है कि यार चेक तो बाउंस हो गया, ये तो डिसऑनर हो गया, पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें, तो नोटिस शुड बी गिवन टू द रीजनेबल टाइम, एग्जैक्टली टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे हुआ वैसे ही बता दो, या विद इन कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है 48 आवर्स के बीच में तुम क्या करो, उसको इन्फॉर्म कर दो कि चेक बाउंस हो चुका है, except in case which notice is dispensed with the section 98 is discharge all parties who are intend to the such notice, जितने भी वो उसमें पार्टी इन्वॉल्व है वही वही चीजें बोल रहे हैं, उनको सबको क्या करना है, वो नोटिस डिस्पेंस करेगा सेक्शन 98 के अंतर्गत,
ठीक है, और डिस्चार्ज ऑल पार्टीज हु आर इंटेंड टू सच अ नोटिस, ठीक है, उन सबको। ओके, अब देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और वो पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे होगा? डिस्चार्ज करना, दैट मीन डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कि जैसे आप हॉस्पिटल जाते हैं ना, आपको डिस्चार्ज मिल जाता है, डिस्चार्ज मतलब आपको छुट्टी मिल जाती है, राइट। तो इसमें भी डिस्चार्ज का मीनिंग क्या होता है? रिलीज फ्रॉम ऑब्लिगेशन। उसे क्या कर दिया? उसको ऑब्लिगेशन से रिलीज कर दिया, उसके जो भी राइट्स, उसके जो भी हिंदी में बोले तो जो भी कर्तव्य है, उससे क्या कर दिया? उनको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। When the negotiable instrument is issued, there is a liability to pay a certain time and amount, and when the liability is satisfied, the instrument is discharged. क्या बोल रहे हो? When the instrument is issued, जब instrument issue करेगा, there is a liability to pay. ये liability बनती है कि वो पे करे in a certain time and a certain amount, जो भी उसमें amount है, और वो certain time पे उसे क्या करे? पे करे। एंड वेन द लाइबिलिटी सेटिस्फाइड, जब लाइबिलिटी सेटिस्फाइड हो जाती है, द इंस्ट्रूमेंट इज डिस्चार्ज, ठीक है। सर जैसे सिंपल सी चीज है, उसको 1000 रुपए देने थे और उसने वो 1000 रुपए टाइम पे उतनी ही अमाउंट उसने दे दी, और वो क्या हो गया? ए जो था, ए को बी को देनी थी, तो ए ने बी को दे दिया, तो ए डिस्चार्ज हो गया ना उस इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि उसने तो उसको पे कर दिया। बस यही मतलब है। डिस्चार्ज मीन्स डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड द डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पर्सन पार्टीज लाइबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट। जो उसके इंस्ट्रूमेंट पे लाइबल था, वो क्या हो गया? उस चीज से डिस्चार्ज हो गया, रिलीज हो गया कि उसने उसकी पेमेंट कर दी। समझ में आया? यही होता है डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब वो डिस्चार्ज कैसे कैसे होगा, इसके भी टाइप दिए हुए पूरे, कि वो पर्सन डिस्चार्ज कैसे कैसे होगा। डिस्चार्ज ऑफ पार्टी फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि वो पर्सन कैसे कैसे डिस्चार्ज हो सकता है। तो पहला दिया है बाय कैंसिलेशन ऑफ द नेम ऑफ पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट। एक तो क्या करें? वो कैंसिल कर दें, ठीक है। When the holder of instrument cancel the name of drawer, acceptor or any party as to discharge such parties from liability toward such a holder, such party get a discharge from the liability। एक तो उसने क्या कर दिया, जिसके पास होल्डर, जो होल्डर है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, जैसे ए और बी का मैंने एग्जांपल दिया था, तो बी कौन है? होल्डर है, ठीक है। अब बी ने ही बोल दिया कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, या फिर इसका पैसा किसी और ने पे कर दिया है, या फिर जो भी रीजन हो, तो उस वजह से क्या हो जाता है? ए की जो लाइबिलिटीज है वो क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई, रिलीज हो गया वो उससे। तो एक तो क्या किया, बी ने ही उस चीज को कैंसिल कर दिया, जो होल्डर है उसी ने कैंसिल कर दिया। ये एक चीज हो सकती है। बाय द रिलीज ऑफ एनी पार्टी टू इंस्ट्रूमेंट, by the release क्या होता है? Holder of instrument by an arrangement can discharge any party from his liability to pay if the old instrument is substituted by the new one। ठीक है, रिलीजिंग मतलब क्या कर रहा है कि उन्होंने एक क्या बोलते इंस्ट्रूमेंट साइन किया था, अब उन्होंने इसे चेंज करके दूसरा वाला इंस्ट्रूमेंट क्या किया? साइन किया, तो ओल्ड वन से क्या हो जाएंगे? वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, कि ओल्ड वन पे अब उसका कोई हक नहीं है, अब न्यू वन मिलेगा। तो ये क्या होगा? बाय रिलीज, उसने क्या किया? ओल्ड वन को क्या कर दिया? डिस्चार्ज कर दिया, और न्यू वन को एक्सेप्ट कर लिया। इस टाइम पे भी क्या होगा? वो पार्टी क्या होगा? ओल्ड वन के लिए लाइबल नहीं रहेगा। बाय पेमेंट, एग्जैक्टली अगर उसने पेमेंट कर दिया है तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बाय ऑलोइंग ड्रॉइंग मोर देन 48 आवर्स टू एक्सेप्ट, अगर वो ऑलो करता है किसको? ड्रॉइंग को, कि 48 आवर्स के अंदर वो एक्सेप्ट करे, और अगर वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो भी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा उस लाइबिलिटी से, ठीक है। बाय डिले इन प्रेजेंटिंग चेक फॉर पेमेंट, अगर डिले हो गया प्रेजेंट करने में चेक को, तो भी क्या हो जाएगा? वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। देन आ जाता है बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ अ चेक पेएबल टू ऑर्डर, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? वो डिस्चार्ज हो जाएगा। अब कैसे डिस्चार्ज होगा? बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स, ठीक है। उसने ड्यू कोर्स, जो कोर्स था उसी के बीच में उसने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया, तो भी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर वो डिले हो गया प्रेजेंट करने में चेक,
तो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि उसने चेक तो सबमिट ही नहीं किया है ना। तो जब चेक सबमिट ही नहीं हुआ है तो वो किस चीज के लिए लायबल रहेगा? ए ने ही, गलती किसकी है? बी की है। बी ने वो चेक सबमिट किया क्या बैंक में जाके? नहीं। ए ने तो दे दिया था, तो क्या हो जाएगा? वो उस चीज से छूट जाएगा। ठीक है। बाय टेकिंग क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है, अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मिलता है, ठीक है, पार्टी से, तो भी वो क्या हो जाएगा? Qualified acceptance, if the acceptor of a bill has given the qualified acceptance, the liability of a prior parties to bill toward the holder will come to an end and they will shall discharge from the liability. क्या होता है? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस यानी कोई और उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो ओल्ड वन, जो प्रायर पार्टी जो थी, वो भी क्या हो जाएंगे? डिस्चार्ज हो जाएंगे उस चीज से। ये कैसे? जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, अब बी, ए का कोई फ्रेंड है सी, ठीक है, अब बी को तो पैसे देने ही है, ठीक है, ए को पैसे देने हैं बी को, बी की उधारी, अब बी को पैसे देने थे सी को, ठीक है, तो वो बोलता है कि यार मुझे तो, सी बोलता है कि मुझे बी को तो पैसे देने ही है, तो तू क्यों दे रहा है? मैं ही दे देता हूँ, इसके बदले में इतना इतना उनके बीच में जो भी हो। तो ये क्या हो गया? क्वालिफाई एक्सेप्टेंस हो गया कि इन दोनों के बीच में सुलह हो गई कि वो बी को तो देना ही है, बी मुझे देगा, तो ए तू उसको देगा और बी मुझे देगा, तो बात तो वही हो गई। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। नॉन प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, नॉन प्रेजेंटमेंट दैट मीन कि उसने प्रेजेंट ही नहीं किया बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस के लिए, तो भी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज ना हो जाएगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर लॉ ने ही बोल दिया कि ये जो क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट है ये लीगल नहीं है, तो भी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है। बाय मटेरियल अल्टरेशन, अगर मटेरियल अल्टरेशन हो जाता है दैट मीन्स क्या हो जाता है? उसने बोला था कि वीट चाहिए मुझे और वो उसको क्या दे रहा है? राइस दे रहा है। ठीक है, मटेरियल क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उस लाइबिलिटी से। अब डिस्चार्ज हो जाना मतलब उनको कुछ भी पे नहीं करना है या फिर वो पे कर चुके हैं। क्लियर है? अब आ जाता है नोटिंग। ठीक है, नोटिंग जो दिया है, क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोटिंग? प्रोटेस्टिंग। ठीक है, तो नोटिंग क्या होता है ना, नोटिंग जो है कि सेक्शन 99 में दिया हुआ है, बहुत इजी है इसको याद रखना, नोटिंग 99। ठीक है, तो नोटिंग इज ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल प्रूफ ऑफ प्रेजेंटमेंट एंड डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जब भी डिसऑनर होता है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो उसकी एक नोटिंग, एक रिटर्न प्रूफ होता है, एक ऑफिशियल ऑथेंटिक प्रूफ होता है कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो चुका है, दैट इज द नोटिंग, यानी ऑफिशियल प्रूफ रहना डिसऑनर होने का, that is the noting. When a promissory note or bill of exchange has been dishonored by non-acceptance or non-payment, the holder may cause such a dishonor to be noted by notary public upon the instrument and upon a paper attached there to party upon each. That means क्या करना? अगर डिसऑनर होता है ना, नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से हो या नॉन पेमेंट की वजह से हो, तो उन्हें क्या करना होता है? जो होल्डर है उसको नोटरी कराना बहुत कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि उसके वजह से पास एक रिटर्न प्रूफ होता है, ऑथेंटिक ऑफिशियल प्रूफ होता है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये क्या हो चुका है? डिसऑनर हो चुका है। समझ में आया? सच ए नोट मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि एक महीने पहले वो हुआ था और एक महीने बाद आप नोटिंग करें, नॉट अलाउड। रीजनेबल टाइम पे होना चाहिए। आफ्टर ए डिसऑनर मस्ट स्पेसिफाई द डेट ऑफ डिसऑनर, कब डिसऑनर हुआ डेट हमें उसमें से स्पेसिफाई करनी है। रीजन रीजन जो है, द रीजन को भी क्या करना है उसमें इंक्लूड करना है, right? If any assigned for such dishonor or if the instrument has not been explicitly dishonored, the reason why the holder treated is dishonor. ठीक है, अगर वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर नहीं हो रहा है तो उसको भी उसका क्या करना है? उसे बताना है, उसको रीजन देना है कि क्यों होल्डर बोल रहा है कि ये डिसऑनर क्यों ट्रीट कर रहा है। द नोटरी चार्जेस, ठीक है, नोटरी चार्जेस में इसमें क्या होता है? अप्लीकेबल होते हैं। समझ में आया? नोटिंग
मीन्स सिंपल वर्ड एक ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल प्रूफ होता है कि ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये डिसऑनर हो चुका है। समझ में आया? देन प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्टिंग क्या होता है? एक फॉर्मल सर्टिफिकेट ऑफ अ डिसऑनर, एक फॉर्मल सर्टिफिकेट होती है जो डिसऑनर होने के बाद में, ठीक है, डिसऑनर का इश्यू बाय नोटरी पब्लिक टू होल्डर ऑफ अ बिल नोट ऑन हिज डिमांड। ठीक है, अब उसने क्या किया? नोटिंग करवा लिया, ऑथेंटिक प्रूफ उसके पास में आया, तो जो नोटरी पब्लिक है वो क्या करता है? एक सर्टिफिकेट देता है किसका? डिसऑनर का। और वो किसको देता है? होल्डर को देता है। ठीक है, उनके डिमांड पे, किसके डिमांड पे? होल्डर के डिमांड पे, कि हाँ ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो चुका है? डिसऑनर हो चुका है। उसका क्या देता है? वो एक सर्टिफिकेट देता है। क्लियर है? द वर्ड सर्टिफिकेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज अ फॉर्मल सर्टिफिकेट। ठीक है, और फॉर्मल सर्टिफिकेट दैट मीन्स प्रोटेस्टिंग। ठीक है, नोटिंग इज मियरली रिकॉर्ड ऑफ डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब नोटिंग क्या होता है? सिर्फ उसमें क्या किया है? रिकॉर्ड किया गया है, एक बुक में रिकॉर्ड किया गया है कि ये जो बिल है ये क्या हुआ है? डिसऑनर हुआ है। और प्रोटेस्टिंग मतलब उसका सर्टिफिकेट मिलता है होल्डर को, यानी एक प्रूफ मिलता है कि ये जो बिल है ये डिसऑनर हो चुका है। समझ में है? प्रोटेस्टिंग किसमें दिया हुआ है? 100, सेक्शन 100 किसके? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, ठीक है, यही बचा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, इनका डिफरेंस देखते हैं। होल्डर क्या होता है? टाइम टू बी ऑब्टेन। इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑब्टेन एट एनी टाइम। जो भी इंस्ट्रूमेंट होल्डर को मिलता है वो किसी भी टाइम पे मिलता है। बट होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है, इंस्ट्रूमेंट मे बी ऑब्टेन बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी होने के पहले क्या करना है? उस इंस्ट्रूमेंट को ऑब्टेन करना है, दैट मीन्स लेना है। ठीक है, होल्डर मतलब क्या बोला था मैंने? होल्डर क्या होता है? सिंपल वर्ड में होल्डर मतलब जो उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखे, जिसके पास है। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब जो उसको क्या कर रहा है? लेके चल रहा है, राइट? होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन who for consideration become the possessor of a negotiable instrument if payable to the bearer or they pay on the endorsement thereof if to। ठीक है, इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूँ ना, when a person who is a hold a negotiable instrument which is payable to bearer or who is payee or endorsee in the case of instrument payable to order acceptance such instrument in a return of a value consideration in a good faith without any knowledge of a defective title। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को क्या होता है? जिसने इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके रखा है, ओके, दैट इज अ होल्डर। ठीक है, कंसिडरेशन में क्या होता है? इसमें इसका कंसिडरेशन कैसा होता है होल्डर का? तो होल्डर में बिकम द possessor और द पे ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इवन विदाउट द कंसिडरेशन। उसको कंसिडरेशन नहीं मिलेगा तो भी क्या हो जाएगा? वो क्या करेगा? उसको होल्ड करके रखेगा या फिर उसका पे ही रहेगा। बट होल्डर इन ड्यू कोर्स इज वन हु ऑब्टेन अ पोजीशन फॉर कंसिडरेशन। इसको क्या मिलता है? उसका कंसिडरेशन, उसकी नुकसान या फिर उसका जो भी नुकसान भरपाई वो उसे मिलेगा। क्लियर है? इसमें क्या होता है? इन सिंपल वर्ड अगर मैं बताऊँ ना, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या होता है? जैसे ए और बी है, ठीक है, अब ए ने बी के नाम पे क्या किया था? एंडोर्स किया था। दैट मीन्स ए ने बी को नाम पे इंस्ट्रूमेंट किया था, ठीक है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किया था। अब जो है ए को जरूरत पड़ गई पैसों की, बी के नाम पे था, मतलब बी उसको पे करेगा। ओके, अब ए को जरूरत पड़ गई पैसों की, तो ए किसी सी को बोलता है कि यार तुम ये अपने पास रख लो, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट को रख लो, मैं ना
और इसके इसके लिए तुम मुझे जैसे 500 रुपीज़ का था वो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट, तो इसके बदले तुम मुझे सिर्फ 400 रुपीज़ दे दो अभी, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। फिर जब बी पैसा लाएगा ना तो तुम पूरे 500 रख लेना। समझ में आया क्या हुआ? तो उसे जो सी है, ये सी क्या हो जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स, और जो ए है, ए क्या हो जाएगा, होल्डर हो जाएगा। समझ में आया? तो इसीलिए बोला कि जब ए के पास वो बिल रखा हुआ था तो उसने कोई कंसिडरेशन लिया क्या, 500 का 500 में दे रहा था। बट जब वो बिल सी के पास गया तो उसने क्या किया, अपना कमीशन काटा और उसको 400 रुपीज ही दिए, किसको, ए को, जबकि उसको मिलना कितना चाहिए था, 500 रुपीज। बट होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास जाने की वजह से क्या होता है, उसका कंसिडरेशन उसको मिलता है। क्लियर है? मैच्योरिटी, द होल्डर में बिकम द पोजेसर बिफोर एंड आफ्टर द मैच्योरिटी। ठीक है, अगर वो मैच्योर हो भी गया ना, ठीक है, जैसे आपको पता है कि 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। ठीक है, ए और बी है, ठीक है, बी पैसे देने वाला था ए को। क्लियर है? बी किसको पैसे देने वाला था, ए को पैसे देने वाला था। अब क्या हो गया कि उसकी मैच्योरिटी डेट निकल गई, बट मैच्योरिटी डेट निकलने के बाद भी बिफोर एंड आफ्टर क्या हो सकता है, वो होल्ड करके उसका अपना पोजीशन रह सकता है उस इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, बट वही चीज जब होल्डर इन ड्यू कोर्स, मैंने बोला था किसी सी के पास में अगर वो है, इट मस्ट बी पोजीशन बिफोर द अमाउंट देयर बिकम पेएबल। ठीक है, उसने जब तक उसको पे नहीं किया तभी तक के, यानी बिफोर द मैच्योरिटी ही वो रहता है। मैच्योरिटी होने के बाद में सी उस बिल का कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली वो ड्रॉ किसके नाम पे किया गया है, ए के नाम पे किया गया ना। ठीक है, तो ए को हक है कि वो बिफोर मैच्योरिटी आफ्टर मैच्योरिटी भी रखें, बट वो हक होल्डर इन ड्यू कोर्स को नहीं होता है। ओके, नॉलेज ऑफ डिफेक्ट, कि होल्डर में हैव द नॉलेज ऑफ अ डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द whom the he drive his टाइटल। तो ए को कहीं ना कहीं डाउट होता है कि बी ना टाइम लगाएगा, तो इसको नॉलेज होता है कि डिफेक्ट होने के नॉलेज इसको होता है, बट सी को नहीं पता ना, सी का कोई कांटेक्ट नहीं है बी के साथ में। तो वही चीज होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या होता है, ही मस्ट बिकम द होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन द गुड फेथ आफ्टर एक्सरसाइजिंग ड्यू केयर एंड कॉशियस कॉशन। तो इसमें क्या हो जाता है, सी को नहीं पता है कि ये क्या करेगा, ये धोखा देगा बी, तो क्या होता है, वो एक गुड फेथ में उस चीज को रख लेता है। बट इसमें जो होल्डर है उसको नॉलेज होता है कि बी गड़बड़ कर सकता है, दैट मीन्स ए को नॉलेज था कि बी गड़बड़ कर सकता है। तो नॉलेज किसको होता है, डिफेक्ट का, होल्डर को होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को नहीं हो पाता उतना। ठीक है, टू बी होल्डर, ईच होल्डर इज नॉट द होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, हर होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा जरूरी नहीं है, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स इज ऑल्सो द होल्डर। ठीक है, जो सी है, हर सी ए रहेगा जरूरी है क्या, नहीं। ए किसी को दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता ना, जरूरी नहीं, क्योंकि बात किसके बीच में हो रही है, ए और बी के बीच में हो रही है। सी को तो उसने उसको बहुत जरूरत पड़ी इसलिए सी को रखा, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होल्डर नहीं हो सकता। बट मुझे बताओ, जो होल्डर है, जो ए है, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स हो सकता है ना, कैसे, कैसे हो सकता है, क्योंकि ए को ही हम होल्डर भी बोल सकते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि है मेन किसके नाम पे लिखा हुआ है, ये ए के नाम पे ही लिखा हुआ है। समझ में आया? तो ए को ही हम होल्डर इन ड्यू कोर्स भी बोल सकते हैं। ईच होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर, हर होल्डर इन ड्यू कोर्स जो होता है वो होल्डर होने के चांसेस होते हैं, बट हर होल्डर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं रहेगा। राइट? ओके, ये एक देख लेते हैं। देन आ जाता है निगोशिएशन और असाइनमेंट। ठीक है, निगोशिएशन का मतलब होता है आपको ट्रांसफर करना। ठीक है, तो असाइनमेंट का ही मतलब ट्रांसफर ही होता है, तो इसके मीनिंग में थोड़ा सा चेंजेस है, वो हम देख लेते हैं। निगोशिएशन ये किसमें दिया हुआ है, ये अप्लीकेबल होता है, निगोशिएशन ये वर्ड अप्लीकेबल होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। और वही असाइनमेंट जो है ये अप्लीकेबल होता है किसमें, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी की बात आती है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसमें असाइनमेंट होता है। ठीक है, निगोशिएशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ
of NI by one person to another person, negotiable instrument by one person to another person in order to make the transferee the holder of instrument. मतलब negotiable से मतलब ट्रांसफर करना, और वही चीज जो असाइनमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसमें क्या हो रहा है, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है असाइनमेंट में, है ना। प्रॉपर्टी के आप हाथ में उठा के दे सकते हो क्या, नहीं। उसमें क्या हो रहा है कि इसमें ओनरशिप क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है, और इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। देन स्कोप क्या होता है, फॉर द ट्रांसफरिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ओनली, इसका नेगोशिएशन का जो स्कोप है सिर्फ क्या होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तक ही सीमित होता है। बट जो असाइनमेंट होता है ये फॉर ट्रांसफर ऑफ राइट्स के लिए भी क्या होता है, यूज होता है। नोटिस, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई स्पेशल नोटिस रिक्वायर नहीं होती नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। बट हाँ, अगर जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो ऑब्वियसली क्या हो जाता है, उसमें नोटिस मस्ट बी, असाइनमेंट में क्या होता है, नोटिस मस्ट बी गिवन टू द असाइनी टू द डेटर, ठीक है। फिर आ जाता है स्टैम्प ड्यूटी, नो स्टैम्प ड्यूटी इज रिक्वायर। पर प्रॉपर्टी की बात आएंगी तो सिंपल प्रॉपर्टी इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट में क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, रिक्वायर होती है, ठीक है। प्रिजम्पशन क्या होते हैं, प्रिजम्पशन दैट एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज मेड फॉर द सम कंसिडरेशन, किसी न किसी कंसिडरेशन के लिए ही होता है। पर इसमें क्या होता है, नो सच प्रिजम्पशन, कोई प्रिजम्पशन नहीं होता है। डायरेक्ट इसमें क्या होता है, पार्टी की वो जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर होती है, कोई प्रिजम्पशन नहीं होता। देन आ जाता है मैनर, इट कैन बी निगोशिएबल बाय वे ऑफ डिलीवरी और बोथ और ऑर्डर और बोथ, ठीक है। एक तो डिलीवरी के तौर या फिर ऑर्डर के तौर ये क्या हो जाता है, इस मैनर में निगोशिएट होते रहता है। और ये जो होता है असाइनमेंट इज वैलिड ओनली इफ द मेड इज इन रिटर्न एंड द साइंड, रिटर्न होगा, साइन होगा, तभी क्या होगा, वो निगोशिएट होगा या फिर ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ, अदर पार्टी हैज अ प्रूफ दैट नेगोशिएबल हैज विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है, इसका प्रूफ होता है। बट असाइनी हैज अ प्रूफ दैट देयर इज अ सम कंसिडरेशन, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन होने का भी प्रूफ होता है इसमें। और यहाँ पे क्या होता है, सम कंसिडरेशन की बात होती है, ठीक है। ओके, स्टिल बाय एंड टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट देखते हैं।